चलिए नेक्स्ट है आपका वुल्फ-किशर रिडक्शन। वुल्फ-किशर रिडक्शन क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन है, उसको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अल्कोहलिक केओएच के साथ रिड्यूस करके अल्केन बनाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे आपका कीटोन है, कीटोन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किए, तो कीटोन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O रिलीज़ करेगा और क्या बना देगा? कीटोन हाइड्राजेन। उस कीटोन हाइड्रोजन को जब अल्कोहलिक केओएच और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट करेंगे, तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा और जो रिस्पेक्टिवली जैसे यहाँ पे प्रोपेनोन था तो हमको प्रोपेन मिल गया। समझ में बात आ रही है? जो एल्डिहाइड होगा जिसका एल्डिहाइड होगा वैसा ही अल्केन हमको मिलेगा। जैसे यहाँ देखो CH3CHO, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब ईथ, यानी कि यहाँ पे हमको इथेन मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो CH3CHO एल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ किए, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजेन बना, फिर उसको अल्कोहलिक केओएच और इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हीट किए तो हमको अल्केन बन गया। समझ में बात आ गई? नेक्स्ट है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है कि कोई भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसको जिंक अमलगम ZnHG, यानी ये जो होता है ना ZnHG, इसको अमलगम कहते हैं। जिंक अमलगम या फिर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो अल्केन मिलता है। जैसे CH3CHO जिंक अमलगम और HCl से रिएक्ट किए तो क्या मिला? H2 रिलीज हुआ और रिस्पेक्टिवली मतलब इसका रिस्पेक्टिवली क्या मिल गया? अल्केन मिल गया। 2 कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का C2H6 और यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 2 3, तो C3H8। समझ बात आई? नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और कीटोन का ऑक्सीडेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कन्वर्जन। देखिए, एल्डिहाइड जो है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जबकि कीटोन जो होता है ना वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। उसके लिए बहुत ज़्यादा वाइग्रस कंडीशन को अपियर करना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए, एल्डिहाइड में हम HCHO लिए, अब इसको आसानी से पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए, थोड़ा सा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन दिए, ये चुपचाप अपना जो है फॉर्मिक एसिड बना लिया। लेकिन वहीं पे इस कीटोन को जैसे C2H5 C डबल बॉन्ड C2H5 है, तो इसको ऑक्सीडेशन दी, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इसका कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी दे रहे हैं, तब भी जो है ये दुष्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं परिवर्तित हो रहा है। तो इसको जो है वाइग्रस कंडीशन देना होगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे इसको करना होगा, तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इसको कैसे पता करेंगे कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? तो देखिए, ये जो है ना आपका यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, कहाँ से ब्रेक डाउन करेगा? यहाँ बीच से, ठीक है। अब इधर बीच से ब्रेक डाउन किया तो 2 कंपाउंड बना, इधर C डबल बॉन्ड हो C2H5, इधर C2H5, इधर C2H5 C3H7 C डबल बॉन्ड हो। अब देखो 2 कार्बन यहाँ पे ऊपर वाले में, इस वाले में देखिएगा, इधर में क्या बचा लेफ्ट साइड में? C2H5, तो C2H5 में कितना कार्बन है? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला मेरा एसिड कौन सा हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड होगा तो यहाँ देखो इथेनोइक एसिड बन गया CH3COOH, 2 कार्बन है C और C, इथेनोइक एसिड। और वहीं इधर में कितना कार्बन है? 3 कार्बन। राइट साइड में कितना कार्बन है? 3 कार्बन, तो C3 है, तो C3 है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला एसिड कौन सा हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। तो देखो C2H5COOH, तो C2C प्रोपेनोइक एसिड बन गया। सेम आपका नीचे वाले में भी होगा एज इट इज। इसको बीच से तोड़ दिए तो इधर में देखिए लेफ्ट साइड में कितना कार्बन है? 2 कार्बन, तो कौन सा एसिड बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड बन गया। अब इसको राइट साइड में देखो कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है? ब्यूटेनोइक एसिड। देखो यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। चलिए नेक्स्ट है आपका टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट VBI है, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, सॉल्यूशन है, टेस्ट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। ये जो देख रहे हो AgN3 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसी को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ये जो देख रहे हो AgNH3 होल ट्वाइस और ऊपर में प्लस चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट। ये बनता कैसे है? तो सिल्वर नाइट्राइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग का टॉलेंस रिएजेंट मिल जाता है। समझ में बात आ गई? तो देखिए, कीटोन जो होता है, एल्डिहाइड जो है, ये एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, जो टॉलेंस रिएजेंट है वो एल्डिहाइड का टेस्ट होता है। इसमें कीटोन जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। ध्यान रखना है कि कीटोन जो है वो ना ही फेलिंग्स टेस्ट में परफॉर्म करता है और ना ही टॉलेंस रिएजेंट में परफॉर्म करता है, मतलब किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसका ये जो इक्वेशन है टॉलेंस रिएजेंट का, ये एकदम याद हो जाना चाहिए। RCHO + 2 AgNH3 होल ट्वाइस होल टू द पावर पॉजिटिव प्लस 3OH माइनस इज डेल्टा में हीट करें RCOO माइनस, ये कार्बोक्सिलेट आयन हो गया, प्लस 2Ag। ये पूछेगा कि ये 2Ag क्या है? तो सिल्वर मिरर है। 2Ag क्या है? तो सिल्वर मिरर है, प्लस 2H2O प्लस 4NH3। समझ में बात आ गई? तो ये जो है इसका एक एक चीज़ पूरा पाई टू पाई याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड का एक और टेस्ट जिसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? अब इस चीज़ को थोड़ा समझिए पहले। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है कि फेलिंग जो है ना एक रिएजेंट है जो कि 2 तरीके के सॉल्यूशन से मिलकर बनता है ना। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो है वो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, जबकि फेलिंग सॉल्यूशन बी जो है वो अल्कलीन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट होता है, जिसको कि रॉकिली सॉल्ट भी बोला जाता है। तो अब इसका भी आपको इक्वेशन पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। RCHO + 2Cu2 + 5OH माइनस RCO, फिर से यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन, क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस 3H2O। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये Cu2O क्या है? तो इसको बोलेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड PPT, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसमें आपसे पूछ सकता है Cu2O का कलर क्या है? तो रेडिश ब्राउन कलर का एक क्यूप्रस ऑक्साइड PPT है, प्रेसिपिटेट है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन मतलब सोडियम ऑक्सीहेलाइड के साथ रिएक्शन।
हेलो फॉर्म उसी को बोलते हैं, सोडियम ऑक्सी हैलाइड देख रहे हो, इसी को हेलो फॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपको कीटोन दिया हुआ है, उस कीटोन से आपको सोडियम ऑक्सी हैलाइड को रिएक्ट कराओगे। हेलोजन कौन कौन ले सकते हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम है यहाँ पे प्लस चार, ये प्लस, ये माइनस, तो ये जो R है इस X को लेके आउट हो जाएगा, और ये जो सोडियम है ये इस RCOO यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ कंबाइन होके सोडियम अल्कानोइड बनाएगा। समझ में आता है, ये सोडियम अल्कानोइड। नेक्स्ट है आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में एल्डोल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल। एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों के कॉम्बिनेशन को ही एल्डोल बोलते हैं। एल्डिहाइड का ALD और अल्कोहल का OL, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन दो हो जाएगा, एक एल्डोल में एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, एक कीटोल में कीटोन प्लस अल्कोहल। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि आपके पास कोई भी, मतलब यहाँ पे 2 मोल्स में अगर आपके पास क्या है, इथेनल डिहाइड, क्या है, इथेनल डिहाइड, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किए तो यहाँ पे अल्फा कार्बन है और यहाँ पे बीटा कार्बन है। 2 तरीके का कार्बन होता है, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल एंड अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन जाएगा। इस रिएक्शन को ना एकदम रट लीजिएगा, इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। कुछ कुछ रिएक्शन होता है जो कि दिमाग में एकदम याद होना चाहिए, वो कैसे होता है उसको उतना नहीं है। नेक्स्ट है आपका कीटोल। कीटोल क्या है, कीटोन प्लस अल्कोहल। जैसे ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किए 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ONE का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कीटोन जो है वो पार्टिसिपेट करता है। कीटोन किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। देखिए जब अलग अलग एल्डिहाइड को हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ईच जो मतलब हर एक जो एल्डिहाइड है वो 2 मोल्स में आता है। एक आपका नॉर्मल अल्किनल होता है, एक आपका ब्रांच्ड अल्किनल होता है। मतलब एक आपका नॉर्मल अल्केन होता है, नॉर्मल एल्डिहाइड होता है, एक आपका ब्रांच्ड एल्डिहाइड होता है। समझ में बात है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे देखो 2 मोल्स में CH3CHO लिए हुए हैं, ठीक है, 2 मोल्स में CH3CHO और 2 मोल्स में ही C2H5CHO, मतलब ये दोनों एक साथ है, ये दोनों क्या है, एक साथ है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में किए तो एक आपका नॉर्मल अल्कीनल, मतलब नॉर्मल मतलब एक लाइन की तरह नॉर्मल जो है एक अल्डिहाइड मिलेगा, और दूसरा जो है आपका ब्रांच्ड अल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्रांच्ड अल्डिहाइड। समझ में बात आ रही है। 2CH3CHO NaOH के साथ इसको हीट किए तो ये दोनों जो है ना एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों। समझ में बता रही है। हाँ, तो हमको रिस्पेक्टिवली नॉर्मल अल्केन नॉर्मल एल्डिहाइड मिला और एक ब्रांच में दिखा। देखो यहाँ पे ये ब्रांच है ना, तो एक ब्रांच में दिखता है, एक नॉर्मल दिखता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप बेंजल्डिहाइड को एसिटोफेनन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको बेंजीन एसिटोफेनन मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंजीन एसिटोफेनन मिलेगा। अब कैनिजेरो रिएक्शन को देखिए। कैनिजेरो रिएक्शन में केवल फॉर्मल्डिहाइड जो है वो इन्वॉल्व करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। समझ में बात आ गई। तो देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन क्या होता है, तो जैसे CH2 CH3OH है, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड होगा वो अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट में जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन। तो इसमें कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है ना, तो ये आपका रिएक्शन में परफॉर्म करेगा। जबकि ये जो देख रहे हो इसमें ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन है क्योंकि इस पे CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो HCHO आपका फॉर्मल्डिहाइड है, इसलिए यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर्मल्डिहाइड इन्वॉल्व्स इन कैनिजेरो रिएक्शन। तो 2 मोल्स में फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, 4 मोल्स में लिए हुए हैं, 2 और 2 4 मोल्स में फॉर्मल्डिहाइड लिया हुआ है। कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेल्फ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन भी कुछ डाल दिए हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, मिथेनॉल। क्या मिल रहा है, मिथेनॉल, और पोटेशियम फॉर्मेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पोटेशियम फॉर्मेट। देखो यहाँ पे HCOO क्या है, ईस्टर, ये क्या है मेरा पोटेशियम, तो पोटेशियम फॉर्मेट मिल रहा है और मिथेनॉल मिल रहा है। तो यानी अल्कोहल और ईस्टर ये दोनों जो है आपका कैनिजेरो रिएक्शन से मिलता है। तो यहाँ पे देखो फिर से 2 मोल्स में एल्डिहाइड है कि नहीं। कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कर रहे हैं, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए, यहाँ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए। यहाँ पे हमको क्या मिला, बेंजाइल अल्कोहल। क्या मिल गया, बेंजाइल अल्कोहल, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में उसका सोडियम बेंजोएट। मतलब जो आप अल्कोहल बनाओगे वही आपका कॉरेस्पॉन्डिंग में उसका बनता जाएगा। बेंजीन के केस में जो दिख रहा है, जैसे यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बना तो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट बना। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिंपल है कि कोई नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो सिंपल बता रहा है कि नाइट्रोबेंजीन आपका बन रहा है। चलिए हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो पहला है सोडियम और उसके कंपाउंड्स, यानी सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इन सब के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अगर रिएक्ट करता है तो क्या क्या कंपाउंड देता है। तो देखिए कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, जैसे यहाँ पे हम लिए हैं इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट किए तो क्या बना दिया, सोडियम इथानोएट। क्या बना दिया, सोडियम इथानोएट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। सोडियम के साथ जब किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किए तो फिर से सोडियम इथानोएट बनाया और वाटर रिलीज हुआ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों में से किसी के साथ भी अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम इथानोएट आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग इथेनोइक एसिड लिया हुआ है तो सोडियम इथानोएट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों जो है वो रिलीज करेगा। नेक्स्ट है आपका H2O यानी वाटर के साथ। तो देखिए
वाटर के साथ क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हम लिए फॉर्मिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो फॉर्मिक एसिड जो है ना वो H प्लस और HCOO माइनस में टूट जाता है। हम लोग जानते हैं कि एसिड जो है वो H प्लस आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो वाटर में वो H प्लस आयन और HCOO माइनस में क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। अब ये H प्लस क्या होगा कि इस H2O के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो HCO माइनस है ये एज इट इज अपना अलग से हो जाएगा। समझ में आता है? मतलब जब भी किसी भी एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोनियम आयन मिलता है। नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रीब्यूशन टू फॉर्म एनहाइड्रेट। अब यहाँ पे देखिए HC फॉर्मिक एसिड है, क्या है, फॉर्मिक एसिड है। यहाँ पे भी क्या है, फॉर्मिक एसिड है। जब फॉर्मिक एसिड के 2 मोल्स में फॉर्मिक एसिड को क्या किए, कंबाइन कर दिए, क्या कर दिए, रिएक्ट करा दिए। मतलब सेल्फ कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि खुद ही से खुद को रिएक्ट करा लेना। जैसे यहाँ पे फॉर्मिक एसिड से ही रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों रिएक्ट करके वाटर जो है वो अलग हो जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, इसका एक हाइड्रोजन, तो H2O रिलीज हो गया। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ध्यान से देखो, एक कार्बन और यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो दोनों तरफ एक ही एक कार्बन है, तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड बन गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए CH3COOH C2H5COOH। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड, C2 है और C है, तो 3 कार्बन है, तो प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमको, H2O रिलीज हो जाएगा। इसका एक हाइड्रोजन गया, इसका एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन गया, तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5। समझ में बताइए। नेक्स्ट है आपका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन जिसमें ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ईस्टर फॉर्म्स हियर, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे आप हम लोग लिए हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, इथाइल अल्कोहल के साथ। किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। तो ये तो यहाँ पे खैर कंसंट्रेशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो गया। H2O रिलीज हो गया तो देखो CH3COO C2H5, तो क्या बन गया, इथाइल इथानोएट। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट आपका PCl3 PCl5 SOCl2, इसके साथ तो बहुत बार देखे हो। PCl3 के साथ में क्या ध्यान रखना है कि आगे 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड को जब PCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो 3 मोल्स ऑफ एकाइल क्लोराइड मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, एकाइल क्लोराइड, एसिड हेलाइड, और H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड निकलेगा। PCl5 के साथ करेंगे तो सेम कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉस्फोराइल क्लोराइड निकलेगा। और फिर SOCl2 के साथ, यानी SOCl2 क्या है, थाइनॉइल क्लोराइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एमोनिया के साथ। एमोनिया के साथ देखिए C2H5COOH और NH3 दोनों कंबाइन किया, क्या बना दिया, एमोनियम प्रोपेनोएट। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है NH4। जैसे यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, ये NH3 क्या किया कि इस हाइड्रोजन को भी अपने में शामिल कर दिया, तो C2H5COONH4, तो एमोनियम प्रोपेनोएट। इस एमोनियम प्रोपेनोएट को जब हीट किए, क्या किए, हीट किए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, C2H5CONH2 में, CONH2 में एमाइन बनाया। H2O जो है रिलीज कर गया। H2O कैसे रिलीज किया, कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। H2O रिलीज कर गया तो क्या बच गया, C2H5CONH2, C2H5CONH2। समझ में बात आई। सेम आपका इसमें आ रहा है, सेम आपका बेंजीन के साथ भी रिएक्शन हो रहा है आपका, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैथालिक एसिड। पैथालिक एसिड ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पैथालिक एसिड। पैथालिक एसिड क्या करता है कि जब स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ होगा तो देख लेना, 2NH3 यानी एमोनिया 2 मोल्स में डाले तो हमको एमोनियम पैथालेट मिल गया। क्या मिल गया, एमोनियम पैथालेट। कैसे मिला, तो देखिए 2 मोल्स में हाइड्रोजन था, तो यहाँ का ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, ये हाइड्रोजन भी अपने पास ले लिया और ये हाइड्रोजन भी अपने पास ले लिया, तो ये NH3 पहले से 2 मोल्स में था, यानी 2 NH3 है, तो एक NH4 एक NH4, 2 हो गया। तो यहाँ पे एमोनियम पैथालेट बना दिया। अब इसको जब हीट किए, क्या किए, हीट किए, तो H2O रिलीज किया, पथालामाइड बनाया। इस पथालामाइड को जब फिर से हीट किए तो पथालामाइड था, तो पथालामाइड को फिर से जब हीट किए तो पथालीमाइड बना दिया, NH3 रिलीज कर दिया। समझ में बताई। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके पहले हम लोग एक और बार पथालामाइड रिएक्शन पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, तो एमाइंस में। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। मतलब सिंपल रिडक्शन बता रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर तो पर्टिकुलर एल्डिहाइड और अल्कोहल बनता चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस यानी डीकार्बोक्सिलेशन, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखिए जब भी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इसको सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, H2O रिलीज हो गया। क्या हो गया, H2O रिलीज हो गया। तो H2O जैसे ही रिलीज हुआ तो यहाँ पे बन गया CH3COON यानी सोडियम इथेनोइड। क्या बन गया, सोडियम इथेनोइड। अब यहाँ पे इस सोडियम इथेनोइड को फिर से सोडा लाइम के साथ रिएक्ट किए, तो देखो हुआ क्या कि यहाँ पे जब वापस इसको रिएक्ट किए तो ये सोडियम कितना है, दो सोडियम है, ऑक्सीजन देखो 1 2 3 और एक कार्बन, तो Na2 सोडियम 2 है तो Na2C एक है, ऑक्सीजन कितना 3, तो Na2CO3 क्या हो गया, रिलीज कर गया, तो बचा क्या CH3H मिलके क्या बना दिया, मीथेन बना दिया।
नेक्स्ट आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसका कौन नाम है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। इसमें फॉर्मल्डिहाइड पार्टिसिपेट नहीं करता है, अल्फा कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड पार्टिसिपेट। अब इसको ध्यान में रखना है क्या कि इसके पहले हम लोग एक रिएक्शन पढ़े थे, उसमें जो है जब केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहे थे अल्डिहाइड और कीटोन का, तो वहाँ पे एक पढ़े थे कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन में जिसके पास अल्फा कार्बन होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, और यहाँ पे जिसके पास अल्फा कार्बन होता है वही पार्टिसिपेट करता है। समझ बताइए, तो यहाँ पे जैसे C2H5OH प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड को क्लोरीन और रेड फास्फोरस के साथ क्या किया, रिएक्ट किए, क्लोरीन और रेड फास्फोरस के साथ क्या किए, रिएक्ट कराए। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो हुआ क्या, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, 2, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके आउट हो गया। तो ये जो एक क्लोरीन है वो जाके, ये हाइड्रोजन तो पहले से इसके पास था, ये क्लोरीन जो है एक बचा जो है वो इस पे आके बैठ गया। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट है आपका रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको देखिए। जैसे यहाँ पे आपको ये क्या है, बेंजोइक एसिड, क्या है, बेंजोइक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसको क्या किए, हिट किया। तो COOH NO2 मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिल गया। HNO3 है नाइट्रिक एसिड, तो NO2 मिलेगा ना। और उसके बाद जब ब्रोमीन वाटर के साथ किया, ब्रोमीन FbR2 के साथ, तो मेटा ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन कर रहे हैं तो मेटा पोजीशन पे कौन जाएगा, ब्रोमो। अगर नाइट्रिक एसिड किए हैं तो मेटा पोजीशन पे क्या जाएगा, नाइट्रो। तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, यही होता है रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन में बस सिंपल देखना है कि जो भी आपका बेंजोइक एसिड है उसको जो भी दे रहे हैं, HNO3 दे रहे हैं, ब्रोमीन दे रहे हैं, उसके मेटा पोजीशन पे जाके वो जो है फिक्स कर जाएगा।